गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 10th क्लास का अपन पिछली क्लास में अध्याय पढ़ रहे थे, अध्याय नंबर 6, उसी के आगे पढ़ते हैं अपन। रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक के अंदर अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। तो अध्याय नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, ये चल रहा था अपने रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। इसके अंदर अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर अपन पढ़ रहे थे आपके रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अपन पढ़ रहे थे आपके अपन ने दो अभिक्रियाएं पढ़ी। पहले एक तो पढ़ी आपके अभिक्रिया के अंदर टॉपिक अपन ने चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, इसके अंदर अपन ने पहली अभिक्रिया पढ़ी आपके संयुग्मन अभिक्रिया, और दूसरी अपन ने पढ़ ली विस्थापन अभिक्रिया। संयुग्मन नाम से पता चल रहा है, सभी अभिक्रियाएं जो भी पढ़ेंगे अपन वो आपके नाम से पता चलेगी। जैसे संयुग्मन का अंदर क्या होता है, जो योग, उसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, योगशील भी अभिक्रिया भी कहते हैं। योगात्मक का मतलब एक से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, वो संयुग्मन अभिक्रिया। विस्थापन के अंदर अपन ने देखा कि एक अभिकारक के अंदर जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। ये अपन ने विस्थापन अभिक्रिया देखी। आज अपन विस्थापन, ये तो दोनों अपने पिछली क्लास में कंप्लीट कर ली। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है इसके बीच में, सक्रियता श्रेणी। मतलब कि इसके अंदर अपन ने देखा कि जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील था, कॉपर क्या था, कम क्रियाशील था। तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम कैसे पता चलता है, तो वो एक आप क्रम लिख लें, सक्रियता श्रेणी कहते हैं उसको अपन। तो अपन विस्थापन के नीचे ही हेडिंग लगाकर लिखते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी ये क्या होती है, आपके तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में जानकारी देती है। आई बात समझ में? तो इसके अंदर अपन लिख सकते हैं सक्रियता श्रेणी तत्वों की क्रियाशीलता, तत्वों की क्रियाशीलता, तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में जानकारी, तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में जानकारी सक्रियता श्रेणी से पता चलती है। श्रेणी से पता चलती है। अब ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या है वो आप एक छोटी सी सारणी बना लें, उसके अंदर अपन को पता चल जाएगा कि क्रम क्या है। ठीक है ना? जैसे क्रम का क्या है, यह क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो तत्व, तो सब क्या है आपके अधिक क्रियाशील, और हाइड्रोजन के नीचे हैं वो क्या है कम क्रियाशील। मतलब इनका क्रम मैं लिखूं तो सबसे पहले जैसे मैं नाम को हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन H। अब H से अधिक क्रियाशील है आपके Pb मतलब लेड, उससे अधिक क्रियाशील है आपके लेड से अधिक क्रियाशील तत्व हैं आपके आयरन से अधिक क्रियाशील है आपके जिंक से अधिक क्रियाशील है आपके मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है आपके कैल्शियम से अधिक क्रियाशील है आपके सोडियम, और सोडियम से अधिक क्रियाशील है आपके पोटेशियम। अगली बात सुन, और हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है आपके कॉपर Cu से कम क्रियाशील है आपके मरकरी Hg से कम क्रियाशील है आपके Ag मतलब अर्जेंटम चांदी, और उससे कम क्रियाशील है आपके Au सोना। ये आपके क्या हो गया, इनका क्रियाशीलता का क्रम हो गया। अब इनके तत्वों के नाम लिखने की जरूरत तो है नहीं आपको कि लिखूं, चलो लिख दे रहा हूँ। K का मतलब क्या हो गया आपके पोटेशियम, इसका नाम हो जाएगा सोडियम, कैल्शियम के बाद में मैग्नीशियम, ये बात समझ में। मैग्नीशियम के बाद में आपके जिंक के बाद में आपके आयरन, या अपन कह सकते हैं इसको लोहा, आयरन
आयरन के बाद में Pb का मतलब क्या हो गया आपके लेड, लेड के बाद में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में आपके क्या है कॉपर, मतलब तांबा हो जाएगा, कॉपर, कॉपर के बाद में आपके मरकरी, मरकरी के बाद में चांदी या सिल्वर कह सकते हैं अपन, सिल्वर के बाद में आपके हो जाएगा गोल्ड। ये क्रम हो गया इनका, आई बात समझ। अब इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले क्या हैं, ऊपर की धातुएं अधिक क्रियाशील हैं, मतलब क्या हो गया ये हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं, मतलब हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से ऊपर की धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील होती है, ये बात सुन, ये इस प्रकार से। और हाइड्रोजन से नीचे क्या है, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, आई बात समझ में, कम क्रियाशील होती है। ये इनके क्रियाशीलता का क्या हो गया आपके क्रम हो गया। और अगर अपन अवरोही क्रम में तो अत्यधिक क्रियाशील तो कौन सी हो जाएगी आपके, इनका क्रम ये ऐसे लिख सकते हैं, नीचे की तरफ आएंगे तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। सबसे अधिक क्रियाशील तो कौन सा हो जाएगा आपके, अत्यधिक क्रियाशील तत्व कौन हो गया आपका, पोटेशियम। ये इनका क्या हो गया क्रम, घटता हुआ है ना, क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। और ये आपके क्या हो गया, न्यूनतम क्रियाशील तत्व, क्रियाशीलता का घटता क्रम, क्रियाशीलता का घटता क्रम। आगे बात में नीचे चलते हैं तो ये क्रियाशीलता का क्रम क्या है, हो रहा है, घट रहा है। तो इस प्रकार से अपन देखा कि जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व था कॉपर की तुलना में, तो कॉपर को क्या कर दिया इसने, प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये श्रेणी क्या कहलाती है आपके, सक्रियता श्रेणी कहलाती है, जो तत्वों की सक्रियता के बारे में, क्रियाशीलता के बारे में जानकारी देती है। आगे बात समझ में, ये तो हो गई आपके सक्रियता श्रेणी। और दो अभिक्रियाएं पढ़ ली, संयुग्मन और विस्थापन। आज अपन तीसरी अभिक्रिया शुरू करते हैं हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मिटा दो ये चीज़ें, ठीक है। सक्रियता श्रेणी छोटा सा टॉपिक, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, बीच में आ गया, इसके लिए आपको बता दिया। संयुग्मन कंप्लीट हो गई, विस्थापन कंप्लीट हो गई। अगली अभिक्रिया देखो, अब अपन नंबर 3 लगा लो आप, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसके अंदर क्या है, द्विव का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर अणुओं या परमाणुओं के समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं, नए यौगिकों का निर्माण होता है। आई बात समझ, मतलब इसके अंदर जो आयन होते हैं वो विस्थापित हो जाते हैं। आई बात समझ, देखो तो इस अभिक्रिया में लिखो इसकी परिभाषा, इस प्रकार की रासायनिक, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में दोनों अभिकारकों, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में दोनों
अभिकारकों के परमाणु, दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह, या तो परमाणु विस्थापित हो या परमाणु का पूरा समूह ही, परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं, आपस में विस्थापित हो जाते हैं तथा नए यौगिकों का निर्माण होता है, तथा नए यौगिकों का निर्माण होता है, नए यौगिकों का निर्माण होता है। अगली बात समझ में, तो इसमें क्या होता है, आपके जो अणुओं या परमाणु का समूह पूरा विस्थापित होता है। जैसे देखो एक एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे अपन ने पिछली अभिक्रियाओं में भी देखा था, जैसे A B प्लस क्या हो रहा है CD, A B प्लस CD, इसके अंदर क्या होगा, आपके A के साथ में B जुड़ा हुआ, C के साथ में D जुड़ा हुआ है, तो ये एक दूसरे के साथ में विस्थापित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे कि मतलब A के साथ में आपके D आ जाएगा, मतलब ये A के साथ में D आ जाएगा, A के साथ में D विस्थापित हो जाएगा और B के साथ में C विस्थापित हो जाएगा। यही बात समझ में, तो A प्लस क्या आ जाएगा D और C प्लस B आ जाएगा। इस प्रकार से ये विस्थापित हो गया। यही बात समझ में, तो इनका विस्थापन अभिक्रिया में तो क्या था, अधिक क्रियाशीलता तो कम को विस्थापित, इसके क्रियाशीलता का कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर जो आयन होते हैं वो एक दूसरे से साथ में विस्थापित हो जाते हैं। जैसे अपन डायग्राम बना के देखते हैं, तो जैसे ये कोई बॉल है ना, ये एक की अपन डार्क बना लेते हैं, B का खोखला, प्लस C के लिए अपन क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़े बड़े बड़े चिन्ह बना लेते हैं, और D के लिए अपन बना लेते हैं बिल्कुल महीन। आई बात समझ, ये आगे। अब इसको विस्थापन के मतलब कैसे समझ सकते हैं कि A के साथ में D जुड़ रहा है, मतलब क्या जुड़ रहा है, A है आपके एकदम डार्क, आई बात समझ, A क्या है एकदम जो आपके डार्क खोला है, और इसके साथ में जुड़ रहा है आपके ये D जुड़ गया, आई बात समझ में, D जुड़ गया, और C के साथ में क्या जुड़ जाएगा, आपके B जुड़ जाएगा, मतलब कि C के बाद में B जुड़ जाए। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया हो गई। यही बात समझ में कि क्या होगा इसके अंदर कि आयनों का विस्थापन हो जाएगा। जैसे अपन एग्जांपल की बात करें, इसके अंदर CuSO4 प्लस NaOH, इसके अंदर क्या बनेगा, आपके Cu कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये OH के साथ में जुड़ जाएगा, और इसी के साथ में आपके Na2SO4, आई बात समझ में, Na2SO4 बन गया। तो ये आपके क्या हो गया, कॉपर सल्फेट अभिक्रिया को अगर अपन संतुलित करेंगे तो ये आपकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, आप संतुलित हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या हो गया, आयनों का विस्थापन है Cu, कॉपर के साथ में सल्फेट जुड़ा हुआ था, सोडियम के साथ में हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ था, तो हाइड्रोक्साइड आयन कॉपर के साथ में विस्थापित हो गया और सल्फेट आयन सोडियम के साथ में विस्थापित हो गया। आई बात समझ, तो इस प्रकार से क्या हो गया, आपके ये आयनों का क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो आयनों के विस्थापन की ये अभिक्रिया हो गई, जिसके अंदर अपन ने देखा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर। आगे बात समझ में, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, जिसके अंदर इसके अंदर द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया करवाएं अपन पोटेशियम क्लोराइड के साथ में, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की अभिक्रिया करवाएं अपन किसके साथ में, आपके पोटेशियम क्लोराइड के साथ में, और इसके अंदर उत्प्रेरक भी काम में लेते हैं अपन KCl। तो इसके अंदर भी क्या होगा, ये Cl Ag के साथ में जुड़ जाएगा, NO3 किसके साथ जुड़ जाएगा, पोटेशियम के साथ में, तो क्या बन जाएगा, आपके AgCl बन जाएगा, और क्या बन गया आपके इसके साथ में पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो ये इसके अंदर भी देख रहे हैं अपन, ये Ag के साथ में नाइट्रेट जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पे Ag के साथ में ये क्या हो गया, क्लोराइड जुड़ गया, और नाइट्रेट के साथ में
पोटेशियम जुड़ गया। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या हो गई आपके द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का क्या हो गया एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं बात करूं आपके इसके अंदर नाम क्या हो जाएगा इसका सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या हो गया आपके पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या हो गया आपके सिल्वर क्लोराइड। ये आ गया आपके पोटेशियम नाइट्रेट। इसके अंदर लिखें तो अपन ये आपके क्या है ऊपर लिख दे रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है। कॉपर सल्फेट आप नीचे लिख लेना। और ये आपके क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके क्या बन गया कॉपर हाइड्रोक्साइड। और सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो ये आपकी अभिक्रिया क्या हो गई दो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल देखे अपन ने, जिसके अंदर आपके कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया के दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु की समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं, तो वो अब क्या कहलाती है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हो गई आपके कंप्लीट, जिसके अंदर क्या होता है एक आयन दूसरे को, जो इसके अंदर क्या है ये Ag इसके साथ में जुड़ गया क्लोराइड के साथ में, इसके अंदर Cu जुड़ गया आपके OH के साथ में, सल्फेट जुड़ गया सोडियम के साथ में। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। अब अपन बात करते हैं आगे की अभिक्रिया, जिसके अंदर अपघटनीय अभिक्रिया। किसके बारे में बात करेंगे अपघटनीय अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है आपके अपघटनीय। अपघटन का मतलब क्या होता है टूटना। आई बात समझ में, अपघटन का मतलब क्या है टूटना, अपघटित होना। तो सिंपल सी परिभाषा क्या हो जाएगी, जिसके अंदर क्या होता है अभिकारक टूटता है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है अपघटनीय अभिक्रिया। जैसे संयुग्मन की उल्टी है ये सीधी, संयुग्मन में क्या था एक से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते थे। अब इसके अंदर क्या होगा एक से अधिक मतलब एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाएगा। आई बात समझ, तो वो अपघटनीय अभिक्रिया। जैसे लिखो इसकी परिभाषा लिखते हैं अपन, ऐसी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर या टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। यही बात समझ में, जिसके अंदर क्या होते हैं जो अभिकारकों के मध्य बंध होता है वो टूटता है और उत्पाद बनता है। यही बात समझ में। जैसे अभिकारक की अभिक्रिया देखें अपन, जैसे A
बी, ये कोई अभिकारक है, ये टूट कर किस में टूटेगा, ए और बी में। आई बात समझ में, मतलब ये ए, ये बी, ये आपके ए को अपन दर्शाने के लिए डार्क, ये टूटेगा, ए और बी दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, ए और बी दोनों में अलग अलग हो जाएगा इस प्रकार से। ये आपके अपघटनीय अभिक्रिया हो गई। अब इसके अंदर क्या होता है, अपघटनीय अभिक्रिया को अपन 2-3 भागों में बांट सकते हैं, तापीय अपघटनीय, विद्युत अपघटनीय, ऊष्मीय अपघटनीय और प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया ना, 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अपघटनीय अभिक्रियाओं के निम्न प्रकार है ना, अपघटनीय अभिक्रिया के निम्न प्रकार हैं। इसके अंदर 1 नंबर देखते हैं अपन अपघटनीय अभिक्रिया का, जिसके अंदर है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर क्या हो, विद्युत की उपस्थिति में अभिक्रिया का अपघटन हो। आई बात समझ में, जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब करंट उत्पन्न करेंगे उसके अंदर, तो वो टूट जाएंगे 2 भागों में, तो वो क्या होती है, विद्युत अपघटनीय। तो इसके अंदर क्या होगा, इस अभिक्रिया में क्या होगा, आपके किसी यौगिक, इस अभिक्रिया में किसी यौगिक की द्रव अवस्था में, किसी यौगिक की द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करके, क्या करके, विद्युत धारा प्रवाहित करके, करंट उत्पन्न करके, है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करके, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपघटित हो जाता है, तो वह अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपघटित हो जाए। जैसे अभिक्रिया देखें अपन इसके अंदर, जैसे आपके NaCl की अभिक्रिया देखो, NaCl नमक का जलीय विलयन है, उसके अंदर अपन क्या बात करें, एक्वेटिक सॉल्यूशन है, जलीय विलयन। इसके अंदर अपन क्या विद्युत धारा प्रवाहित करें, क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें अपन NaCl के अंदर, तो ये क्या किस में टूट जाएगा, Na और Cl2 में टूट जाएगा। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए ये आपके अभिक्रिया संतुलित, और Cl2 क्या हो जाएगी, आपके गैस बन जाएगी, और Na क्या हो जाएगा, गलित अवस्था में प्राप्त हो जाएगा अपन को। विद्युत धारा की उपस्थिति होनी चाहिए। इसी प्रकार जैसे अपन जल का जलीय विलयन लें, जल लें अपन, उसका लिक्विड फॉर्म, उसके अंदर भी अपन क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो क्या टूट जाएगा, ये H2 में और O2 में टूट जाएगा। हमारे पास में दोनों गैसें बन जाएगी। अभिक्रिया को अपन संतुलित करें तो क्या हो जाएगा, आपके 2H2O, ठीक है। तो ये अभिक्रिया आपकी संतुलित होगी। इस प्रकार से जल का आयनों क्या विद्युत धारा के द्वारा अपघटन होना, ये क्या कहलाता है, आपके विद्युत अपघटन कहलाता है। मतलब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की, इसमें भी अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो ये अपघटन क्या हो गया, आपके विद्युत अपघटन। तो अपघटन अभिक्रिया का पहला एग्जाम्पल पढ़ा अपन ने विद्युत अपघटन। दूसरा पढ़ते हैं अपन जिसके अंदर है आपके ऊष्मीय अपघटन। ये बात समझ में, अपघटन का मतलब ही क्या होता है, टूटना। एक से अधिक अभिकारक होते हैं, या एक अभिकारक क्या होता है, एक से अधिक उत्पाद में टूटता है, वो क्या कहलाता है, आपके अपघटनीय विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। दूसरी बात करें अपन ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय का मतलब ऊष्मा के द्वारा अपघटन, ऊष्मा प्रवाहित करने पर या चीज़ को गर्म करने पर वो अपघटन हो जाता है। क्या इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में यौगिक को ऊष्मा देने पर
यौगिक को ऊष्मा देने पर वह छोटे अणुओं में टूट जाता है। किसमें टूट जाएगा? छोटे अणुओं में टूट जाता है। मतलब कि इसके अंदर अपन क्या करते हैं, यौगिक को ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा देने पर उसका अपघटन हो जाता है। जैसे अपन कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको अगर अपन क्या करें, गर्म करें, गर्म का मतलब क्या हो जाएगा, ऊष्मा देना, उसको गर्म करने पर उसको क्या हो जाएगा, वो CaO और आपके CO2 गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये क्या आपके कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट से क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो इसके अंदर अपन ने क्या दिया, इसको गर्म किया, गर्म का मतलब क्या हो गया, ऊष्मा दी तो अपघटन हो गया, तो वो ऊष्मीय अपघटन। और लास्ट है नंबर 3, ऊष्मीय अपघटन के बाद में प्रकाशीय अपघटन। ऊष्मा के द्वारा अपघटन ऊष्मीय अपघटन, विद्युत धारा के द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन, प्रकाश के द्वारा अपघटन प्रकाशीय अपघटन। सिंपल सी बात है। यौगिक में प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाना, वो क्या कहलाता है आपके, प्रकाशीय अपघटन। मतलब इस अभिक्रिया में यौगिक प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करने पर, प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। एग्जाम्पल की बात करें अपन इसके अंदर अभिक्रिया की, तो अपन HBr की अभिक्रिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में करवाएं, तो ये क्या हो जाएगा, आपके H2 में टूट जाएगा और Br2 में टूट जाएगा, Br2 गैस मुक्त हो जाएगी। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। आगे बात समझ में? अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आपकी ये अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसके अंदर प्रकाश की उपस्थिति से अपघटन हुआ, उसके अंदर ऊष्मा की उपस्थिति से अपघटन हुआ, और पहले अपन ने देखी विद्युत धारा की उपस्थिति में अपघटन क्या हो गया, विद्युतीय अपघटन। ये आपका हाइड्रोजन बन गई, ये ब्रोमाइड, ब्रोमीन गैस बन गई। तो ये अपघटन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। 3 भागों में बांटकर पढ़ा अपन ने। सबसे पहले प्रकाशीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, ये आपके विद्युतीय अपघटन, 3 प्रकार के हो गए। और इससे पहले अपन ने द्विव विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी। द्विव विस्थापन अभिक्रिया के अंदर अपन ने क्या बातें की, जिसके अंदर क्या होता है, अभिकारक के अंदर आयनों का विस्थापन, मतलब कि उसके अंदर यौगिक एक अभिकारक का यौगिक दूसरे परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे के साथ में जुड़ जाता है, तो वो द्विव विस्थापन। और इसके अंदर टूटना, अपघटन का मतलब ही क्या होता है, टूटना। तो ये टूटना क्या कहलाता है आपके, उसमें अपघटन अभिक्रिया। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की अभिक्रियाएं अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद।